तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मू शेन उस बड़ी सी आग को देखकर डर गया था जो एक पावरफुल डीमन एप की थी। तभी डीमन एप माउंटेन से बाहर आने लगता है जिससे माउंटेन के पत्थर गिरने लगते हैं। तो वो डिसाइपल्स वहाँ से दूर हट जाते हैं, लेकिन मू शेन उस डीमन एप के ऊपर लटक जाता है। तो वो डीमन एप गुस्से से दहाड़कर मू शेन को नीचे गिरा देता है। अब मू शेन के नीचे आते ही उन डिसाइपल्स का सीनियर उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो डीमन एप बीच में आकर उन दोनों को अलग अलग कर देता है, जिससे उस सीनियर के मुंह से खून आने लगता है। वो सीनियर डरते हुए कहता है कि ये डीमन एप इस जगह का मालिक है। तभी डीमन एप गुस्से से कहता है कि ये छोटा लड़का मर गया है क्योंकि मू शेन मरने की एक्टिंग कर रहा था, जिसे देखकर डीमन एप उन डिसाइपल्स पर बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसे सुनकर उनका सीनियर कहता है कि ये डीमन एप ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है, जिसका मतलब है कि इसमें इंटेलिजेंस डेवलप हो गई है। उसकी वाइटल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये कम से कम 5 ल्यूमिनरीज रियल्म लेवल पर है। हम इसका सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर उनका एक टीममेट कहता है कि तो क्या हम उस डीमन चाइल्ड को जाने देंगे, जिस पर वो लड़की कहती है कि डीमन एप के वॉर से सीनियर ब्रदर बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है, तो ये डीमन चाइल्ड तो मर ही गया होगा। तभी वो डीमन एप मू शेन को उठाकर देखने लगता है, तो उस लड़की को पता चल जाता है कि मू शेन मरने का दिखावा कर रहा है। इसलिए मू शेन डीमन एप से दूर भागने लगता है, जहाँ डीमन एप उसे हिट करने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक डियर आकर रोने लगती है। उसके खून के आंसुओं को देखकर डीमन एप को समझ आ जाता है कि इन डिसाइपल्स ने बहुत सारी डियर्स को मार दिया है, इसलिए वो उन पर बहुत गुस्से में अटैक कर देता है, जिससे वो डिसाइपल्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस मौके को देखकर मू शेन वहाँ से भागते हुए सोचता है कि डीमन एप में डियर्स के लिए वैसे ही फीलिंग्स है जैसी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा में मेरे लिए है। ये सोचकर उसे ग्रैंडमा की चिंता होने लगती है। इधर ग्रैंडमा उन 5 एल्डर्स से बचकर भाग रही थी, पर वो एल्डर्स उसे घेर कर उस पर हमला करते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें आसानी से डॉज कर लेती है। ये देखकर वो एल्डर्स 5 एलिमेंट्स डीमन सीलिंग फॉर्मेशन बनाकर ग्रैंडमा को एक जगह फ्रीज कर देते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडमा कहती है कि मैं बहुत टाइम से दाजू से बाहर नहीं गई, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर की स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी एडवांस हो गई है। तभी वो एल्डर्स उस पर कई सारी सोर्ड से अटैक करते हैं, तो ग्रैंडमा उस फॉर्मेशन से निकलकर उनकी सोर्ड से बचने लगती है। ये देखकर वो एल्डर्स अपनी सोर्ड्स को कंबाइन करके ग्रैंडमा पर बहुत सारी सोर्ड से हमला करते हैं, जिनको रोकने में ग्रैंडमा को बहुत मुश्किल हो रही थी, जिनमें से कई सोर्ड्स ग्रैंडमा को लग जाती है, जिससे उन एल्डर्स को लगता है कि ये डीमन मर गई है। तभी ग्रैंडमा उनके पीछे आकर उन सभी में एक एक करके अपनी नीडल्स घुसा देती है और उन सभी को अपने थ्रेड से एक जगह फ्रीज कर देती है। ऐसी स्किल देखकर उनका लीडर कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम हमारे सामने वीक होने का दिखावा कर रही थी। अब ग्रैंडमा उस लीडर के पास जाते हुए कहती है कि बहुत टाइम से मैंने किसी पर्सन को यूज करके क्लोथ्स रिफाइन नहीं किए, तो पता नहीं मेरी स्किल में जंग तो नहीं लग गया है। अब ग्रैंडमा एक सिजर को निकाल कर उस लीडर की आंख को निकालने वाली होती है। तभी वो लीडर अपने मुंह से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन निकालता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा जल्दी से पीछे हट जाती है। तो लीडर हंसते हुए कहता है कि हम ली रिवर के 5 एल्डर्स ने ली रिवर सेक्ट की एक्सक्विजिट स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिट की है, तुम इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती। आगे वो लीडर कहता है कि आज तुम भी उस डीमन चाइल्ड के साथ दाजू में दफन हो जाओगी। इधर हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जिन्हें डीमन एप अपने टेरिटरी से बाहर भगा देता है। बाहर आकर उन डिसाइपल्स में से एक गुस्से में कहता है कि वो डीमन चाइल्ड हमारे पास से भाग गया है, अब हम मास्टर को क्या एक्सप्लेन करेंगे। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी पर मेरी वाइटल एनर्जी के थ्रेड के निशान है, तब तक मैं उसे डिटेक्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने वाइटल एनर्जी के थ्रेड से उसे ढूंढ लेती है, तो वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मू शेन सोचता है कि वो डीमन एप टेरिफाइंग जरूर लगता है, लेकिन वो कभी भी किसी को मारता नहीं है, लेकिन इससे वे लोग सबक जरूर सीख जाएंगे और कभी किसी को बुली नहीं करेंगे। तभी मू शेन वहाँ पर एक बड़े से बर्ड को देखता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं डार्क होने से पहले विलेज वापस नहीं पहुँच सकता। इसलिए वो उस बर्ड को फॉलो करने लगता है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि अगर तुम नाइटफॉल से पहले विलेज वापस नहीं पहुँच सको तो दाजू के रूइंस में छुप जाना, लेकिन 2 बातें याद रखना। पहली, वहाँ पर देखना कि हमारे विलेज जैसे स्टैचूज हो, और दूसरी, वहाँ पर बहुत सारे अजीब बीस्ट्स हो। इसलिए मू शेन उस अजीब से बर्ड को फॉलो कर रहा था ताकि वो छुपने के लिए सही रूइन ढूंढ सके, क्योंकि वो जानते हैं कि डार्कनेस से कहाँ छुपना है। आगे मू शेन देखता है कि बहुत सारे क्रीचर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जिसका मतलब था कि मू शेन सही है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में पेन होने लगता है, क्योंकि डीमन एप के वॉर से उसके इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स इंजर्ड हो गई थी। तभी मू शेन को याद आता है कि विलेज चीफ ने कहा था कि डोमिनेटिंग बॉडी ट्रिपल एलिक्स स्किल बॉडी में वाइटल एनर्जी को सर्कुलेट करने के साथ साथ बॉडी को न्यूट्रलाइज भी करती है, जिससे बॉडी पेन कम होता है। अब मू शेन सोचता है कि मैंने हमेशा इस स्किल को बैठकर प्रैक्टिस किया है, लेकिन डोमिनेटिंग बॉडी ट्रिपल एलिक्स स्किल भागते समय बहुत तेज काम कर रही है, जिससे मेरी बॉडी में इंजरी हील होने की स्पीड इंक्रीज हो गई है। तभी मू शेन अपने स्पिरिट सी में आ जाता है, जहाँ अपनी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि विलेज चीफ ने उसे बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 डिवाइन ट्रेजरीज होती है, जो बैरियर से सील्ड होती है, जिन्हें प्रैक्टिशनर को खुद ही ब्रेक करना पड़ता है। ये सोचकर मू शेन लगातार उस बैरियर को ब्रेक करने का ट्राई करता है, ताकि वो एल्डर्स और ग्रैंडमा को सरप्राइज कर सके, लेकिन वो हर
बार बुरी तरह फेल हो जाता है, पर इससे उस बैरियर पर कुछ मैजिक स्पेल दिखने लगते हैं। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन मू शेन को वो वॉइस समझ नहीं आती। इधर ग्रैंडमा उस लीडर की थाउजेंड्स ऑफ सोर्ड्स टेक्निक की सभी सोर्ड्स को बीच से तोड़ देती है। ये देखकर वो लीडर कहता है, थाउजेंड्स ऑफ सोर्ड्स टेक्निक में 6000 सोर्ड से ज्यादा सोर्ड होती है और इतनी सारी सोर्ड्स को कोई भी पावरफुल पर्सन इतनी नजदीक से डॉज नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। और जहाँ तक मुझे पता है कि हेवनली डीमन सेक्ट में तुम्हारे जैसी कोई ओल्ड वुमन नहीं थी, तो तुम्हारी रियल फॉर्म क्या है और तुम कौन हो। इधर ग्रैंडमा को एक स्वॉर्ड लग गई थी। जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को निकालती है तो वो एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी असली बॉडी नहीं है, तुमने किसी की स्किन पहनी हुई है। ग्रैंडमा गुस्से में उनसे कहती है, तुमने मेरी स्किन को डैमेज किया है। स्किन डैमेज की वजह से ग्रैंडमा की वॉइस बिल्कुल ही बदल गई थी, जो अब एक यंग लेडी की वॉइस लग रही थी, जिसे सुनकर वो लीडर चौंकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी वॉइस कही तो सुनी है। तभी ग्रैंडमा अपनी स्किन को सिल देती है, तो वो लीडर डरते हुए कहता है कि तुम तो हेवनली डीमन सेक्ट के लॉर्ड की वाइफ हो। ये सुनते ही ग्रैंडमा उन पांचों को जान से मार देती है। तभी ग्रैंडमा किसी को बाहर आने के लिए कहती है। इधर हम एल्डर टोंग को देखते हैं, जो छुपकर उन्हें देख रहा था। वो बाहर आते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि जब तक तुमने कुछ देखा और सुना नहीं तब तक तो सब कुछ ठीक है। जिस पर एल्डर टोंग बताता है कि मैंने एक बार एक कहानी जरूर सुनी थी कि हेवनली डीमन सेक्ट के पावरफुल लीडर ली टियानजिंग ने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही समझदारी से बिताई, लेकिन बाद के कुछ सालों में उसने एक बेवकूफी कर दी। उसे सेक्ट की सबसे खूबसूरत होली वुमन से प्यार हो गया और उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उस होली वुमन से शादी कर ली। लेकिन शादी की रात ही उसकी नई वाइफ ने सीक्रेटली उसे पॉइजन देकर उसकी सालों की कल्टिवेशन को बर्बाद कर दिया और सेक्ट के एंशिएंट स्क्रिप्चर को चुरा लिया। इसलिए सेक्ट एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स जल्दी उसे पकड़ने के लिए निकले, लेकिन वो फिर भी उनसे बच गई और आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि मैंने भी एक लेजेंडरी थीफ की कहानी सुनी है, जो वर्ल्ड का सबसे तेज चोर था, क्योंकि उसने अपनी लेग्स को डिवाइन लेवल तक ट्रेन किया था। उसकी कभी कोई चोरी फेल नहीं हुई, लेकिन जब उसने यानका नेशन की इंपीरियल डिस्क चुराने की कोशिश की तो इंपीरियल मास्टर ने उसे पकड़कर उसकी एक डिवाइन लेग को काट दिया, लेकिन वो फिर भी इंपीरियल डिस्क को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इंपीरियल मास्टर को गॉड्स के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन वो भी उस थीफ को नहीं पकड़ सका। ये सुनकर एल्डर टोंग कहता है कि हम दोनों विलेजर्स होने के साथ साथ कपल्स भी हैं और हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखेंगे और कभी एक दूसरे के पास्ट पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे एल्डर टोंग कहता है कि अब से मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, इसलिए तुम भी मेरे सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि मू शेन को ये बातें मत बताना। आगे ग्रैंडमा एल्डर टोंग से पूछती है कि क्या मू शेन ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। इस पर एल्डर टोंग बताता है कि उन 5 एल्डर्स के साथ फाइट से जो आवाज आई थी उसे सुनकर विलेज चीफ ने मुझे चेक करने के लिए भेजा था। ये सुनकर ग्रैंडमा घबराते हुए पूछती है कि क्या मू शेन विलेज नहीं पहुंचा, जिस पर एल्डर टोंग बताता है कि मैंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर वो जल्दी से विलेज जाने लगते हैं। इधर मू शेन अभी भी उन क्रीचर्स को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब उसे भी चिंता होने लगती है क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला था। इधर वो डिसाइपल्स भी मू शेन को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे। तभी उनका सीनियर कहता है कि मैंने सुना है कि दाजू रात के टाइम बहुत डेंजरस होता है, इसलिए अभी हम इस लिटिल डीमन के करीब रहकर देखेंगे कि ये कहाँ छुपता है। मू शेन देखता है कि सभी क्रीचर्स बहुत तेजी से डार्कनेस की तरफ जा रहे थे, तो वो सोचता है कि सभी क्रीचर्स डार्कनेस की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। तभी उसे वैली में एक पैलेस दिखाई देता है जो उनके विलेज से बहुत बड़ा था। मू शेन सोचता है कि ये जरूर ग्रैंडमा का बताया हुआ सही रूइन है। इधर डार्कनेस भी अब पूरे दाजू में तेजी से फैलने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही डार्कनेस उस पैलेस के पास आती है तो वो पैलेस ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर मू शेन कहता है कि ये पैलेस बिल्कुल हमारे विलेज के स्टोन स्टैचूज की तरह ग्लो कर रहा है, जिससे मू शेन समझ जाता है कि ये डार्कनेस से छुपने की सही जगह है। इधर वो डिसाइपल्स भी मू शेन के पास आ गए थे। उनमें से एक कहता है कि हमें इस लिटिल डीमन के साथ रहना होगा, हम इसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकते। तभी अचानक डार्कनेस तेजी से फैलने लगती है, जिसे देखकर डिसाइपल्स डर जाते हैं। इधर मू शेन भी सोचता है कि मुझे जल्दी से पैलेस के अंदर जाना होगा, इसलिए मू शेन उन बीस्ट के ऊपर से जाते हुए उस अजीब से बर्ड के पैर में लटक जाता है। इधर हम देखते हैं जो भी लिविंग बीइंग उस डार्कनेस की चपेट में आता है, डार्कनेस उसे निगल जाती है। तभी उन डिसाइपल्स में से 2 डिसाइपल डार्कनेस में फंस जाते हैं, तो वो चिल्लाते हुए अपने सीनियर को मदद के लिए बुलाते हैं। तभी डार्कनेस पैलेस के दरवाजे से टकराकर रुक जाती है, जिसके बाद हम पैलेस के अंदर देखते हैं तो उनके सीनियर ब्रदर ने उनमें से एक का हाथ पकड़ा हुआ था, पर जैसे ही वो उसे अंदर खींचता है तो बस उसका स्केलेटन ही बचा था। उस कंकाल को देखकर वो सभी डर जाते हैं और वो लड़की तो घबराकर चिल्लाने लगती है। तो वो सीनियर उसे शांत करते हुए कहता है कि डरो मत, क्योंकि हमारे 2 जूनियर्स एक डीमन का शिकार करते हुए मरे हैं, इसलिए उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। आगे वो सीनियर कहता है कि ये लिटिल डीमन सच में बहुत चालाक है, क्योंकि ठीक डार्कनेस आने से पहले यहाँ आकर इसने हमें मारने की कोशिश की है। ये सुनकर मू शेन उस बर्ड से नीचे उतरते हुए कहता है कि बिना किसी रीजन के तुम ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये सुनकर उनका एक टीममेट गुस्से में स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि मैं इसे अभी मारकर अपने ब्रदर्स का बदला लूंगा, लेकिन वो सीनियर ब्रदर उसे
उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ चारों तरफ देखो, यहाँ पर कितने सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स हैं जो यहाँ से बाहर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहा, जो कि बहुत अजीब बात है। इन्हें देखकर लगता है कि इन्होंने यहाँ कोई रूल बनाया है कि कोई भी यहाँ फाइट नहीं करेगा, इसलिए आज रात कोई एक्शन मत लेना और सुबह होने का इंतजार करो। अब उसके तलवार रखते ही वो बीस्ट भी शांत होकर जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर मू शेन सोचता है कि ये ग्रेट वेस्टलैंड की एंसेस्ट्रल टेक्निक का दूसरा रूल है कि जहाँ डार्कनेस से बचा जाता है उस जगह सभी लिविंग बीइंग्स पीसफुली रहेंगे। यानी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सही कह रहे थे कि यहाँ के मिस्टीरियस बीस्ट्स में भी इंटेलिजेंस होती है और वो भी ग्रेट वेस्टलैंड के रूल्स फॉलो करते हैं, जो सच में ह्यूमन से भी ज्यादा सेफ है। इधर विलेज में ग्रैंडमा और एल्डर टोंग पहुंच गए थे, जहाँ एल्डर टोंग मू शेन को हर जगह ढूंढकर ग्रैंडमा को बताता है कि मू शेन विलेज नहीं पहुंचा, जिसे सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि मैं एक स्टोन स्टैचू लेकर उसे ढूंढने जाऊंगी। तभी विलेज चीफ वहां आकर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया है, और वैसे भी अब अंधेरा हो चुका है, इसलिए अब बाहर जाकर उसे ढूंढना बेकार होगा। आगे विलेज चीफ बताता है कि हमने उसे जो भी सिखाना था वो सिखा दिया है, अगर उसने सब कुछ सीखा है तो वो ग्रेट वेस्टलैंड में सर्वाइव कर पाएगा। गाइस, ग्रेट वेस्टलैंड दाजू का ही दूसरा नाम है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। इधर मू शेन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक गुलेल बना लेता है, जिसके बाद वो उन डिसाइपल्स को देखकर सोचता है कि ये तीनों अब क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। तभी उस लड़की को एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो वो अपने टीममेट्स को बुलाकर उसे दिखाने लगती है, जिसे देखकर उनका सीनियर कहता है कि ये राइटिंग एंशिएंट डिवाइन किंगडम की है, जिस पर गोडेस पास लिखा हुआ था। जिसे पढ़कर वो सीनियर बताता है कि ये पैलेस एंशिएंट डिवाइन किंगडम का बचा हुआ हिस्सा है। ये सुनकर मू शेन सोचता है कि डार्कनेस आने से पहले एंशिएंट डिवाइन किंगडम को गॉड्स ने बनाया था, पर उनके जाने के बाद ये पैलेस डिवाइन रेलिक्स में बदल गए। इनमें अभी भी गॉड्स का वास रहता है, इसलिए डार्कनेस इनके अंदर नहीं आ सकती। इधर वो सीनियर कहता है कि हमारे मास्टर्स जिन डिवाइन ट्रेजर्स को हर जगह ढूंढ रहे हैं वो यहाँ मिल सकते हैं, इसलिए हर जगह ध्यान से ढूंढना। तो वो तीनों अलग अलग जगह जाकर ढूंढने लगते हैं। इधर मू शेन सोचता है कि अगर इन्हें डिवाइन ट्रेजर्स मिल गए तो इनसे फाइट करना मुश्किल होगा। तभी उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। तो वो पैलेस के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है कि यहाँ इतने सारे स्केलेटन्स क्यों हैं, और ये सभी एक ही पोजीशन में हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सभी एक साथ मेडिटेशन करते समय मर गए हों। लेकिन इन्हें किसने मारा होगा? तभी वे देखते हैं कि कुछ स्केलेटन्स के हाथों में डिवाइन ट्रेजर्स थे, जिनमें से एक डिवाइन पर्ल बहुत ही पावरफुल लग रहा था, जिसे देखकर उन डिसाइपल्स में से एक कहता है कि अगर ली रिवर सेक्ट के सभी ट्रेजर्स कंबाइन भी कर ले तब भी वो इसके बराबर नहीं होंगे। अगर हम ये ट्रेजर्स ले लेते हैं तो हम अपना सेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे वो सीनियर अपने जूनियर से डिवाइन पर्ल लाने के लिए कहता है। इधर मू शेन ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग वैसे तो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि ये गॉड्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जब ट्रेजर्स को लेने की बात आती है तो ये लोग किसी डीमन से भी ज्यादा लालची बन जाते हैं, जो कि किसी डिमोनिक बात से भी ज्यादा बुरा है। मू शेन गुलेल लेकर तैयार हो जाता है, पर जैसे ही वो जूनियर डिवाइन पर्ल के पास जाता है तो अचानक वो स्केलेटन हिलने लगता है, जिसे देखकर वो जूनियर डरते हुए कहता है कि ये अभी हिला था, जिस पर वो सीनियर कहता है कि ये सब मर चुके हैं, इसलिए डरो मत। ये सुनकर वो जूनियर उस डिवाइन पर्ल के पास जाता है, लेकिन उसके टच करने से पहले ही उस स्केलेटन का दूसरा ट्रेजर अपनी पावर से उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है। तो वो उस सीनियर को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन ये देखकर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। इधर वो ट्रेजर उस बंदे को जकड़ने लगता है। ये देखकर वो सीनियर कहता है कि इन डिवाइन ट्रेजर्स ने पहले ही अपने मास्टर चुन लिए हैं और अगर कोई अब इन्हें लेने की कोशिश करेगा तो ये उसे मार देंगे। तभी वो ट्रेजर उस जूनियर को मार देता है। ये देखकर वो सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो लड़की डरते हुए कहती है कि ली रिवर के 5 डिसाइपल्स में से अब हम 2 ही बचे हैं, हम अपने मास्टर को क्या बताएंगे। इस पर वो सीनियर कहता है कि हमारे 3 जूनियर्स डीमन से फाइट करते हुए मरे हैं, सभी को उस लिटिल डीमन ने मारा है। ये सुनकर मू शेन सोचता है कि ये लोग ट्रेजर्स के लिए अपनी लालच की वजह से मरे हैं, फिर भी ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये दोनों डेफिनेटली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मू शेन सोचता है कि ये सीनियर मुझसे ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को तोड़ना होगा, जिससे मेरी वाइटल एनर्जी में किसी एलिमेंट की अटैक पावर आ जाएगी और मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तभी अचानक उन्हें एक टेरिफाइंग प्रेशर फील होता है। इधर हम डार्कनेस में बहुत सारे डीमंस को देखते हैं जो उसी पैलेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन पैलेस के गेट का बैरियर डीमंस को अंदर आने से रोक रहा था। तभी वहाँ एक पावरफुल डीमन गॉड आ जाता है जो उस बैरियर को तोड़कर अंदर आने लगता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल घबराकर अंदर भागते हैं, जहाँ वो सीनियर कहता है कि ये डिमोनिक गॉड किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है। तभी वो मू शेन को देखता है जो पैलेस के अंदर भाग कर जा रहा था, तो वो सीनियर उसे पकड़कर डीमन गॉड के सामने फेंक देता है। तभी वो डीमन गॉड एक डिमोनिक मैजिक स्पेल बोलता है, जिससे मू शेन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तो मू शेन कहता है कि ये तो बहुत ही टेरिफाइंग डिमोनिक साउंड है जो मेरी सोल को भी बर्बाद कर सकती है। तभी वो स्केलेटन्स ग्लो करने लगते हैं, जिससे वो सभी गॉडेस अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर मू शेन हैरान होते हुए कहता है ये स्केलेटन्स तो जिंदा हो गए, जो कि सभी डिवाइन गॉडेस है। इधर वो लड़की कहती है कि हमारे मास्टर्स ने तो बताया था कि गॉड्स ने ग्रेट वेस्टलैंड को छोड़ दिया है, फिर ये डिवाइन गॉडेस यहाँ रूइंस में अपीयर क्यों हो रही हैं और लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तभी वो सीनियर उसे बताता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, क्योंकि डिवाइन किंगडम तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था और ये उन गॉड
गॉडेस की स्पिरिट्स है जो उन डिवाइन बोन्स के स्केलेटन्स पर अपीयर हुई है। और अगर मैं सही हूँ तो यहाँ गॉड्स और डीमंस के बीच बहुत टेरिफाइंग बैटल हुई होगी, जिनकी बची हुई स्पिरिट्स आज भी इन रेलिक्स में रहती है और वो अब भी डीमन से फाइट कर रही है। इधर मू शेन होली डिवाइन स्पेल और डेमोनिक मैजिक स्पेल को देखकर सोचता है कि गॉडेस और डीमन गॉड मैजिक स्पेल से फाइट कर रहे हैं, जिन स्पेल्स को ध्यान से सुनने पर मू शेन को याद आता है कि ये होली डिवाइन साउंड उस साउंड के जैसी है जो मुझे बैरियर ब्रेक करने से रोक रही है, जिसका मतलब है कि मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को किसी ने होली डिवाइन स्पेल से सील्ड किया है। तभी मू शेन को रियलाइज होता है कि थोड़ी देर पहले डिमोनिक मैजिक स्पेल की साउंड की वजह से मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर में क्रैक आया था। अगर मैं डिमोनिक मैजिक स्पेल सीख लूं तो मैं अपने स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को ब्रेक कर सकता हूं। ये सोचकर मू शेन डिवाइन वॉइस और डिमोनिक वॉइस के बीच में जाकर बैठ जाता है और डिमोनिक मैजिक स्पेल का यूज करते हुए सोचता है, अगर मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को होली डिवाइन स्पेल से सील किया गया है तो इसका मतलब है कि मैं एक डीमन हूँ जिसे गॉड्स के द्वारा सील किया गया है। पर मू शेन सोचता है कि विलेज चीफ ने कहा था कि मेरे पास डोमिनेटिंग बॉडी है तो मैं डीमन नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वो अपनी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर वो इस बार भी बुरी तरह से फेल हो जाता है। इधर वो डिसाइपल्स मू शेन को देखकर सोचते हैं कि इस लिटिल डीमन पर डिवाइन और डिमोनिक साउंड्स एक साथ अटैक कर रही है, जिससे इसकी सोल बर्बाद हो जाएगी। मू शेन को भी इस कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी वो सीनियर कहता है कि इसकी वाइटल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब वो डिवाइन और डिमोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करके कल्टिवेशन कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि इसकी स्पिरिट एम्ब्रियो अभी अवेकन नहीं हुई तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है, पर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन डिवाइन और डिमोनिक साउंड के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इधर मू शेन डिमोनिक मैजिक स्पेल यूज करके उस बैरियर पर अटैक करता है, जिससे स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर में क्रैक आने लगता है, तो उसकी स्पिरिट एम्ब्रियो के डिवाइन ट्रेजरी की पावर बाहर आने लगती है, जिसे फील करके मू शेन सोचता है कि ये बहुत प्योर एनर्जी है। तभी मू शेन को वही आवाज सुनाई देती है जो उसकी स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को फिर से रिपेयर कर देती है, जिससे मू शेन को लगता है कि मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि बैरियर को पूरी तरह तोड़ सकूं, लेकिन स्पिरिट एम्ब्रियो की डिवाइन ट्रेजरी से प्योर एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद मेरी पावर काफी इंक्रीज हुई है और जल्दी ही मैं इस बैरियर को कम्प्लीटली ब्रेक कर लूंगा। आगे सुबह हो जाती है तो सूरज की रोशनी से वो डीमन गॉड डिसअपियर हो जाता है, जिसके बाद उन गॉडेस की सोल भी स्केलेटन्स को छोड़कर चली जाती है। तो मू शेन उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों मरे और नाइट में वापस जिंदा क्यों हुए और फिर से डिसअपियर क्यों हो गए, पर मैं आपसे थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे इस ग्रेट वेस्टलैंड को रात में प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो दोनों डिसाइपल्स वहाँ आकर मू शेन से कहते हैं कि ये नई सुबह तुम्हारे लिए मौत लेकर आई है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में मू शेन हमें ग्रेट वेस्टलैंड की कहानी बताते हुए कहता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपास ने मुझे बताया है कि आज से बहुत समय पहले ग्रेट वेस्टलैंड में रात के समय आसमान में बहुत सारी स्पार्कलिंग लाइट्स दिखाई देती थी, जिन्हें स्टार्स कहते थे। उस समय हेवन में 4 एंशिएंट गॉड्स हेवनली ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल रहते थे। ब्लैक टर्टल मिल्की वे को कैरी करता था, जिससे एक बहुत खूबसूरत गैलेक्सी बनती थी, लेकिन बाद में डार्कनेस आ गई तो गॉड्स और स्टार्स सभी गायब हो गए। अब सिर्फ ये स्टोन स्टैचूज बचे हैं। लोग कहते हैं कि गॉड्स ने ग्रेट वेस्टलैंड को छोड़ दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर गॉड्स ने ग्रेट वेस्टलैंड को छोड़ दिया है तो फिर वो इन स्टैचूज को क्यों छोड़ गए जो हमें डार्कनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रेट वेस्टलैंड में अब भी बहुत सारे राज हैं और ये सीन यही कट होता है। आगे हम उस पैलेस पर सुबह होते हुए देखते हैं। सुबह होते ही वो क्रीचर्स वहाँ से जाने लगते हैं। इधर वो दोनों डिसाइपल्स मू शेन के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी मौत का टाइम आ गया है। इस पर मू शेन कहता है कि रूइंस में फाइट करना अलाउड नहीं है, क्या तुम यहाँ के सभी बीस्ट से दुश्मनी करना चाहते हो? तो वो लड़की कहती है कि ये सभी बीस्ट थोड़ी देर में रूइंस को छोड़ देंगे, जिसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर मू शेन सोचता है कि अभी तक मेरी डोमिनेटिंग बॉडी अवेकन नहीं हुई है तो मैं एक साथ इन दोनों का सामना नहीं कर सकता, पर मैं इन बीस्ट्स को कवर की तरह यूज करके यहाँ से निकल सकता हूँ। ये सोचकर मू शेन उस सीनियर पर गुलेल से वार करता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। तो मू शेन उन बीस्ट्स के पीछे छिपकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, पर वो सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ बहुत सारे बीस्ट्स हैं, इसलिए स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज मत करना, हम इससे हैंड टू हैंड फाइट करेंगे ताकि कोई भी बीस्ट हमारे लिए खतरा न हो। इधर मू शेन एक थंडर स्नेक के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकल रहा था, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो डिसाइपल्स भी उसके करीब आ रहे हैं, तो वो थंडर स्नेक से जल्दी निकलने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो सीनियर कहता है कि अगर ये इस बार भी यहाँ से भाग गया तो हम इसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे और हमारे मास्टर्स हमसे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। ये सुनकर वो लड़की जल्दी से उससे फाइट करने के लिए आगे जाकर मू शेन पर लेग टेक्निक का यूज करके अटैक करती है, पर मू शेन वहाँ से हटते हुए सोचता है कि इस लड़की की पावर स्पिरिट एम्ब्रियो लेवल पर है। तभी वो लड़की उससे कॉम्बैट फाइट करने लगती है, तो मू शेन उससे बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस पर लेग टेक्निक से वार करके उसे पीछे कर देती है, जिसे देखकर मू शेन को याद आता है कि ग्रैंडपा टोंग ने कहा था कि हेवन स्टीलिंग लेग्स टेक्निक किसी भी दूसरी लेग टेक्निक से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सोचकर मू शेन उस लड़की पर हेवन स्टीलिंग लेग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उस लड़की की लेग की बोन टूट जाती है। तो वो मू शेन पर स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करती है, लेकिन मू शेन उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए उसे किक करके बीस्ट्स के बीच में गिरा देता है, जहाँ वो सीनियर भी
उसे मरता हुआ देखकर कहता है कि सिस्टर, अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपनी स्किल्स को मास्टर नहीं किया और इस लिटिल डीमन के पास तुमसे अच्छी लेग टेक्निक है। आगे वो मू शेन पर कई सारी सोर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी सोर्ड से बचते हुए मू शेन सोचता है कि ये सीनियर स्पिरिट एम्ब्रियो के पीक स्टेज पर है, अगर मुझे इसे हराना है तो इसकी सोर्ड्स को रोकने के लिए मुझे कोई वेपन चाहिए। तभी मू शेन वहाँ पर एक वुडन स्टिक को देखता है, तो मू शेन उस स्टिक को लेकर उसे अपनी वाइटल एनर्जी से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो सीनियर उस पर अटैक कर देता है, तो मू शेन वुडन स्टिक से उसकी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी वुडन स्टिक टूट जाती है, जिससे वो सीनियर उसे लात मारकर पीछे करके स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन इस बार मू शेन वुडन स्टिक से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये देखकर वो सीनियर हैरान होते हुए कहता है कि एक ही रात में इस लिटिल डीमन की वाइटल एनर्जी इतनी कैसे बढ़ गई। मू शेन सोचता है कि मेरी वाइटल एनर्जी ने वुडन स्टिक के छोटे टुकड़े को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जो कि एल्डर बुचर की पिक्सलॉटरिंग ब्लेड टेक्निक के फर्स्ट मूव के लिए परफेक्ट है, जिसका यूज करके मू शेन उसकी सोर्ड से आसानी से बच रहा था। तो वो सीनियर और कई सारी सोर्ड्स को निकालकर मू शेन पर अटैक करता है, पर मू शेन की ब्लेड टेक्निक बहुत फास्ट थी, जिसे देखकर वो सीनियर कहता है कि मैं तो इसकी मूवमेंट्स को देख भी नहीं सकता। तभी वो जिस बीस्ट के ऊपर लड़ रहे थे वो अचानक रुक जाता है, जिससे वो सीनियर नीचे गिरने लगता है, जिस मौके को देखकर मू शेन उस पर अटैक कर देता है और उसे वुडन स्टिक से पीटने लगता है। तभी वो सीनियर उस पर अपनी सोर्ड से हमला करता है, लेकिन मू शेन उसकी सोर्ड से बचते हुए उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी। तभी मू शेन को फील होता है कि मेरी वाइटल एनर्जी खत्म हो रही है, जिससे मू शेन बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसे देखकर वो सीनियर उस पर सोर्ड से अटैक करता है, जिससे मू शेन को ग्रैंडमा की कही बात याद आती है कि कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा मत छोड़ना, वरना तुम मारे जाओगे। ये सोचकर मू शेन उसकी सोर्ड से बचते हुए अपनी बची कुची वाइटल एनर्जी इस्तेमाल करके उसके गले में वुडन स्टिक को घुसा देता है, जिससे उस सीनियर की डेथ वही हो जाती है। लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदा थी, जिसके बाद मू शेन उस वैली से बाहर आकर बीस्ट से अलग हो जाता है, पर वो लड़की भी वही आ जाती है, जो वैसे तो बहुत इंजर्ड थी, फिर भी वो खड़ी होकर मू शेन को मारने के लिए जाती है। तो मू शेन उससे कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह इंजर्ड हूँ और फाइट के लिए मेरे पास थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं है। तभी वो लड़की उसके पास आकर उस पर सोर्ड से अटैक करती है, पर तभी वो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे अपने थ्रेड से फ्रीज कर दिया था। मू शेन खुश होते हुए ग्रैंडमा से कहता है कि आप लोग यहाँ कब आए। ग्रैंडमा उसे बताती है कि हमने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम विलेज से बाहर स्ट्रेंजर्स के साथ रात बिताई है, इसलिए हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। तभी वो लड़की उन सभी को देखकर डरते हुए पूछती है कि मेरे मास्टर कहाँ है, जिस पर ग्रैंडमा बताती है कि उन 5 बेवकूफों के तो मैंने क्लोथ्स बना लिए। ये सुनकर तो उस लड़की का सर चकराने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर ग्रैंडमा पर अटैक करने जाती है, पर एल्डर बुचर एक ही वार में उसे जान से मार देता है। जिसके बाद मू शेन एल्डर बुचर से पूछता है कि आप लोग यहाँ कब पहुँचे, जिस पर एल्डर बुचर बताता है कि जब तुम बीस्ट के ऊपर फाइट कर रहे थे, जिसे सुनकर मू शेन कहता है कि आप लोग यहाँ पहले ही पहुँच गए थे, तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। इस पर एल्डर्स बताते हैं कि हम देखना चाहते थे कि तुम पर ट्रेनिंग असर कर रही है या नहीं, तुम्हें उस आदमी को हराने में 5400 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स लगी। ब्लाइंड एल्डर कहता है कि तुम्हारे पास किसी भी स्पिरिट बॉडी से ज्यादा पावरफुल डोमिनेटिंग बॉडी है, फिर भी तुम इस फाइट में बुरी तरह इंजर्ड हुए हो। आगे विलेज चीफ बताता है कि तुम्हारी पिक्सलॉटरिंग ब्लेड टेक्निक कॉम्बैट टाइप की टेक्निक है, जो उस यंग मैन की स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक से कुछ हद तक मैच होती है, क्योंकि पहले स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक भी कॉम्बैट स्किल का टाइप था। कॉम्बैट स्किल्स में अटैक पावर बढ़ाने के लिए वेपन्स में वाइटल एनर्जी इन्फ्यूज करके वेपन को हाथों से चलाया जाता है। वही स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक को इवॉल्व करके खुद की इंडिपेंडेंट स्टाइल बनाई गई, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि वाइटल एनर्जी के थ्रेड का यूज करके स्वॉर्ड को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इसके मूव्स फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल होते हैं, पर इनकी पावर एक हद तक सीमित होती है। ये दोनों स्टाइल्स तुम्हारी वाइटल एनर्जी के एट्रीब्यूट की पावर पर निर्भर करते हैं। ये सुनकर मू शेन पूछता है कि क्या मैं इसलिए पिक्सलॉटरिंग ब्लेड टेक्निक के फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी डोमिनेटिंग बॉडी को अवेकन नहीं किया है, जिससे मेरी वाइटल एनर्जी में किसी एट्रीब्यूट की पावर नहीं है। जिस पर विलेज चीफ आ करता है, जिसे सुनकर मू शेन बहुत निराश हो जाता है। तो ग्रैंडमा उसे समझाती है कि अभी तक तुम्हारी स्पिरिट एम्ब्रियो अवेकन नहीं हुई, फिर भी तुम स्पिरिट एम्ब्रियो लेवल के पीक स्टेज वाले प्रैक्टिशनर को हरा सकते हो, और जब तुम्हारी डोमिनेटिंग बॉडी अवेकन हो जाएगी तो यानका के इंपीरियल मास्टर, जिसे गॉड्स के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, वो भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मू शेन खुश होते हुए कहता है कि फिर तो मुझे अपनी डोमिनेटिंग बॉडी को जल्द से जल्द अवेकन करना होगा। जिसके बाद वो पॉइजन मास्टर के पास जाकर कहता है कि मैंने कल से 4 स्पिरिट्स का ब्लड नहीं पिया। तो पॉइजन मास्टर उसे 4 स्पिरिट्स का ब्लड देते हुए कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। ब्लड पीने के बाद मू शेन डोमिनेटिंग बॉडी ट्रिपल एलिक्सिस स्किल का इस्तेमाल करते हुए विलेज चीफ को बताता है कि मैंने डोमिनेटिंग बॉडी ट्रिपल एलिक्सिस स्किल को इफेक्टिवली यूज करने का एक अच्छा तरीका ढूंढा है। जिसके बाद वो भागते हुए बताता है कि मैं जितनी तेज दौड़ूंगा उतनी ही जल्दी मेरी वाइटल एनर्जी रिकवर होगी। विलेज चीफ देखकर कहता है कि मू शेन ने स्पिरिट ब्लड के कुछ कप्स पीने के बाद अपनी वाइटल एनर्जी बहुत जल्दी रिकवर कर ली और उसकी बॉडी ने वाइटल एनर्जी को रिफाइन करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा माँ बताता है कि जब मैं स्पिरिट एम्ब्रियो के पीक पर था
तब मैंने अपना फर्स्ट पाम थंडर अनलीश किया था और फिस्ट टेक्निक से मेरी बॉडी ने रिफाइनिंग शुरू की थी। लेकिन मू शेन की स्पिरिट एम्ब्रियो अभी अवेकन भी नहीं हुई और बॉडी ने पहले ही रिफाइनिंग शुरू कर दी, जिससे सभी को लगता है कि डोमिनेटिंग बॉडी एक डिवाइन बॉडी है और हमारी जैसी स्पिरिट बॉडीज ये सब अचीव नहीं कर सकती। इधर मू शेन सोच रहा था कि मेरी वाइटल एनर्जी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो क्या अब मैं अपनी पावर के साथ डिमोनिक मैजिक स्पेल का यूज करके स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को ब्रेक कर सकता हूँ। ये सोचकर मू शेन दौड़ते हुए डिमोनिक मैजिक स्पेल यूज करता है, जिससे उसे याद आता है कि पिछली बार मैंने गॉडेस पास में डिवाइन और डिमोनिक साउंड्स इस्तेमाल करके डिमोनिक मैजिक स्पेल की पावर एनहांस की थी। तब जाकर मेरे स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर में एक छोटा सा क्रैक बना था। ये सोचकर मू शेन अपनी फुल पावर से बैरियर पर वार करता है, लेकिन वो डिवाइन साउंड मू शेन को पीछे फेंक देती है, जिससे मू शेन को रियलाइज होता है कि मेरा ये डिमोनिक मैजिक स्पेल बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। मू शेन सोचता है मेरी वाइटल एनर्जी पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे इसे फैलने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इसे एक जगह पर फोकस करके स्पिरिट एम्ब्रियो के बैरियर को ब्रेक कर सकूं। तभी मू शेन को एक आइडिया आता है कि डोमिनेटिंग बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल वाइटल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर सकती है, जिसका यूज करते हुए वो होली डिवाइन स्पेल और डिमोनिक मैजिक स्पेल दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो एक लैक के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही पानी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर विलेज चीफ हैरान होते हुए कहता है कि ये तो डिवाइन और डिमोनिक पावर्स के बीच टकराव है, और उसके ये बोलते ही ये एपिसोड खत्म होता है।